हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज एसके स्क्वायर। एक बार फिर मैं आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूं। पिछले वीडियो में मैं डिफरेंशिएशन फॉर्मूला बताया था आप लोग को। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी ने उसको अच्छे से देखा होगा। और इस वीडियो में मैं चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.2 देखने जा रहे हैं। सो प्लीज एक वीडियो लेक्चर के अंदर हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम उस एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो प्लीज इस वीडियो को आप फिर से मैं दोबारा वही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं और जब भी मैं कोई अगर आपको मैं वीडियो लेक्चर आपको देता हूं या आपके सामने देता हूं तो आप जरूर से उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। क्वेश्चन नंबर 1, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसके अंदर मुझे यह बात पता है कि साइन के साथ जनरली थीटा आता है या कोई एक हमारा एंगल आता है, लेकिन वो एंगल भी एक फंक्शन के फॉर्म में है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये देखिए, अगर मुझे dy बाय dx निकालना हो तो dy बाय dx एक्चुअल में हम इसको भी dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहां पर क्या है, वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। सो हमारा पहले क्वेश्चन से ही इसके अंदर चेन रूल लगना स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो हमारा एक्सरसाइज है 5.2, इसके अंदर ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप डिफरेंशिएशन के अंदर एक्चुअल में जो चेन रूल का मीनिंग है, क्या प्रोसीजर है, वो सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से सीखना चाहिए। तो अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx है। लेकिन चूंकि मोटो हमारा, अगर मैं डायरेक्ट इसको हम लोग फॉर्मूला लगाएं तो वो नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को कि अगर डी साइन, अगर यहां थीटा होगा तभी थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तभी इसमें फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो पहले यह बात बहुत अच्छे से आपको समझना होगा कि साइन थीटा में जब तक यहां नीचे थीटा नहीं होगा तब तक यह कंप्लीट फॉर्मूला कॉस थीटा नहीं देगा डिफरेंशिएशन में। यहां पर भी यही सिचुएशन आकर हमारा खड़ा हो गया। तो क्या सिचुएशन है कि जब तक हम इस साइन का जो एंगल में एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, जब तक हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे तब तक ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। सो आगे हम इसी समस्या को सॉल्व कर दिए और इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से दूर करते हैं कि ये जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, जो एंगल है वो हमने यहां रखा, गेटिंग। चूंकि ये हमने इस फॉर्मूला को, ठीक है ना, एप्लीकेबल फॉर्म में लाने के लिए किया है कि अब जाकर हमको साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन मैथमेटिक्स में ये आपको नहीं कह रहा है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट करने के लिए और न्यूट्रलाइज करने के लिए उसी सेम टाइम में हम इसको डिनोमिनेटर के साथ साथ न्यूमरेटर में लिख दिए ताकि ये दोनों काट दें, तो फिर ये हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन फाइनली फिर dx यहां पर आ गया। तो अब देखिए, ये जो पूरा का पूरा जो हमारा ये टर्म था, इसका इक्विवेलेंट ही ये टर्म है, क्योंकि अगर ये दोनों काट देंगे तो दिस अपॉन दिस, जो कि हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट है। तो हमने केवल क्या किया, इस क्वेश्चन को रीअरेंज किया ताकि हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो सके। तो यहां पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक एंगल की तरह है, जिस तरीके से ये आएगा तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएगा कॉस और एक्स स्क्वायर प्लस 5। और यहां पर ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इसमें एक कांस्टेंट है और ये x रेज टू दी पावर n का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा यहां। तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इसके साथ भी और इसके साथ भी अलग अलग अगर लगाते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और प्लस जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। तो हम लोग क्या करेंगे, जब फाइनल आंसर लिखने लगते हैं तो ये जो हमारा वो कोफिशिएंट के जैसा यूज होगा, तो हम यहां लिख देंगे 2x और यहां लिखेंगे cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, dy बाय dx। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू cos sin x। अब देखिए यहां पर एक यहां ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है
और एक यहां ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो क्या करेंगे हम लोग इसको, बस इसको भी हम लोग जैसे हमने चेन रूल अप्लाई किया था उसी की तरह हम लोग यहां से भी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यही चीज हम फिर से यहां पर हम इस सभी को अपने अपने फॉर्मूला बताते चलते हैं कि यहां पर अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं इस पूरे का, तो चलो हम कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको एक एक फंक्शन के बारे में पता हो। अब मैं लिखने के लिए dx लिख सकता हूं, लेकिन dx लिखकर फिर से हम दोबारा अगला स्टेप लिखे, उससे बेहतर है कि आप लोग इस बात को समझ लें कि अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, यह बात मुझे पता है कि टारगेट हमारा dx है नीचे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में यह क्वेश्चन निकालना है मुझे। लेकिन यहां पर हम अगर डायरेक्ट यहां पर dx लिख देते हैं तो यह फॉर्मूला यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, इसीलिए यहां पर मुझे चेन रूल को फॉलो करना पड़ेगा। और वो कॉस के अंदर जो हमारा एंगल है ये वाला, इसको हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस के साथ जो एंगल है, तो यहां पर साइन एक्स ये यूज किया। और आप इस बात को जानते हैं कि ये हमारा टारगेट नहीं है, ये हमने एक्स्ट्रा लिखा है चेन रूल को फॉलो करने के लिए और इस फॉर्मूला को लगाने के लिए। तो एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे, यहां पर इसको डी साइन एक्स लगा देंगे। बात समझ में आया। और फिर से अब मुझे यहां पर दिख रहा है कि डी साइन एक्स में हम डायरेक्ट dx लगा सकते हैं और ये dx, ये दोनों जगह फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल हो गया। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहां पर लिख दें। अब देखिए अगर डिफरेंशिएशन ऐसा होगा, अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहां कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्वियसली थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये होगा माइनस साइन थीटा। और अगर साइन थीटा के बारे में अगर कहा जाए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा सिंपली कॉस थीटा। हम इन दोनों को देखते हुए तो यहां पर कॉस साइन थीटा, हो सकता है कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन जब आपको ये कंसेप्ट एग्जैक्टली पता होगा कि किस जगह पर हम किस तरीके का स्टेप उठा रहे हैं, तो यहां पर आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि कॉस इनटू जो है आगे वो एंगल के जगह पर है और हम उसी एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो सिंपली हम इसके बदले क्या लिखेंगे, माइनस साइन, और थीटा के जगह पर हम कुछ भी आगे पीछे कुछ नहीं करेंगे। तो ये हमारा फाइनल एक आंसर हो गया इस टर्म का। आगे बढ़े, ये बिल्कुल ही सिंपल फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो साइन एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। चाहे तो आप इसको बीच में से मल्टीप्लाई हटा दीजिए और इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। अगर मैं ये बोलूं आपको कि क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, तो बिल्कुल ही इसमें कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल ही ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा हम लोग इसका प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ, हमने यहां पर जान करके करली ब्रैकेट लगाया है क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट यहां यूज हुआ है। और हम ब्रैकेट इसलिए यूज करते हैं कि सारे के सारे टर्म अलग से मुझे आइडेंटिफाई करने में आसानी हो, मुझे यह बात पता हो कि कौन सा यूनिट कहां यूज हो रहा है। और इसमें ऑब्वियसली हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, चेन रूल के अकॉर्डिंग ये। और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरा फाइनल टारगेट dx है, इसीलिए यहां पर ax प्लस बी है। ऑब्वियसली मुझे पता है कि b हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो आगे ये केवल किसके क्या फॉर्मूला देगा, cos ax प्लस बी। और ये देखिए कितना सिंपल हो गया, b का हमारा कांस्टेंट है इसलिए ये 0 होगा और ax में a बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन। चाहे तो मैं एक बार लिख देता हूं आपको, a देखिए ध्यान से, यहां पर हमने ब्रैकेट यूज कर लिया इसमें, और a इंटू dx, x का रिस्पेक्ट, जो x का डिफरेंशिएशन है वो x के रिस्पेक्ट में, प्लस डी बी अपॉन dx। ये हमारा एक्चुअल में प्रोसीजर होता है। अब फाइनली मुझे ये बात पता है कि ये 0 दे रहा है और ये वाला 1 दे रहा है, तो 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अब प्लस 0, तो ये पूरा कंप्लीट a देगा। तो हम आखिर में a cos ax प्लस बी लिखते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू sec tan अंडर रूट x। अब इसको हम चाहे तो इसको ब्रैकेट में ऐसे भी लिख लें, और इसको हम, इन्होंने डबल ब्रैकेट यूज किया है, हम यहां पर करली ब्रैकेट यूज कर लें।
ठीक। अब फिर से मुझे इसमें भी जबरदस्त चेन रूल यूज करना पड़ेगा। कैसे? ये देखिए, dy बाई dx, और मैं ट्राई कर रहा हूं कि एक ही बार में ये हमारा जितना जहां जहां भी स्टेप्स जो जो रिक्वायर्ड है वो सब के सब हम एक ही बार में लगा दें। तो हम डिफरेंशिएशन लगाएंगे, ये पूरा फंक्शन लिखेंगे, ठीक, tan अंडर रूट एक्स। और आपको शायद ये बात पता चल गया होगा कि ये डिफरेंशिएशन ये सेक के साथ ये पूरा का पूरा एंगल की तरह क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो हम इस पूरे को नीचे लिखेंगे और यहां लिखेंगे tan अंडर रूट ये। और चूंकि ये मेरा टारगेट है नहीं, ये तो केवल हमने फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए लगाया है, तो एट द सेम टाइम हम यहां लगाएंगे tan अंडर रूट एक्स, और यहां पर नीचे क्या लगाएंगे। अब चूंकि tan के साथ जो भी एंगल होगा हम उसी एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और इस बार क्या है, अंडर रूट एक्स। लेकिन फाइनली मेरा टारगेट क्या है, dx। सो जब फाइनली dx हमारा टारगेट है, तो अब हम अपने आखिर में जो हमारा जो भी टारगेट था उस टारगेट पर पहुंच चुके हैं। ये अंडर रूट एक्स ऊपर चला जाएगा। अब एक बात चेक करिए, ये मैथमेटिक्स था, फाइनली ये पूछ रहा था dy बाई dx। आप अगर इसको काट दें और इसको काट दें तो dx इसके नीचे आ जाएगा। इसका मतलब उस पूरे होल फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो गया है। लेकिन चूंकि चेन रूल लगा है, क्योंकि अपने अपने फॉर्मूला पर अपने अपने उसको जगह पर पहुंचना था। अब इसका मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, जो सेक का फॉर्मूला होता है वही लगेगा। आप लोग जानते हैं सेक का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं सेक और यहां पर थीटा डाल देते हैं, तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है थीटा के रिस्पेक्ट में सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यह चीज याद रखना है आपको। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, सेक टेन अंडर रूट एक्स, ठीक। ये स्मॉल ब्रैकेट, ब्रैकेट आप जो भी यूज कर लीजिए कोई बात नहीं है, बट टर्म अलग अलग होना चाहिए, कोई मिक्सअप नहीं होना चाहिए, मोटो यही होना चाहिए। तो सेक इंटू टेन, और टेन के साथ अब ये सेक टेन, टेन के साथ ये फिर दोबारा आ जाएगा, तो टेन टेन अंडर रूट एक्स। तो ये मेरा पूरा इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका डिफरेंशिएशन टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां लिख ही देते हैं हम आपको, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। सो हम डायरेक्ट इसका क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, क्योंकि अंडर रूट एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ है। फाइनली जो हम लोग अंडर रूट एक्स का है, आप प्लीज याद रखिए इसको, क्योंकि ये बार बार यूज होगा, बार बार यूज होगा। तो अगर अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो आप वही एक्स रेज टू दी पावर एन वाला लगा के करेंगे, तो ये फाइनली आंसर ये देगा। तो हम क्यों ना इस पूरे को, इसके पूरे मल्टीपल है, तो टू अंडर रूट एक्स लिख दें, और यही हमारा dy बाई dx आ गया। रीअरेंज हो सकता है, पीछे आंसर मैच करेंगे आप, तो हो सकता है कि आगे पीछे कुछ हो। उम्मीद करता हूं कि आंसर भी ऐसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b अपॉन कॉस cx प्लस d, ये हमारा क्वेश्चन है। ट्राई करेंगे हम कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए ये डिवाइड में है, बात समझिएगा। अभी पहले बार ऐसा कोई हमारे पास क्वेश्चन आया है जिसमें दो फंक्शन अलग अलग डिवाइड में है। अभी तक उससे पीछे जितने भी क्वेश्चन हमने देखा था, सारे के सारे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन था। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के अंदर होता है कि एक फंक्शन दूसरे के अंदर, ठीक है, इंक्लूडेड हो जाना, मतलब उसके अंदर रहना। और यह है कि दो अलग अलग फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में है। तो डिवाइड के जब फॉर्म में हो, तो इसमें हम लोग ये यूज करेंगे, कौन सा, u अपॉन v। अगर ये पूरा का पूरा ऐसा आया, दो फंक्शन अगर डिवाइड के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोसेंट रूल। जब भी दो फंक्शन p अपॉन q के फॉर्मेट में हो, तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, कोसेंट रूल। कोसेंट रूल कैसा होता है, पहले वाला का डिफरेंशिएशन, ये न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, अपॉन क्या, वी स्क्वायर। अब
इसी पूरे प्रोसीजर का स्टेप्स यहां करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके दिखा देते हैं। चलिए, इसी के ब्याह पर मैं अगर इसको u ले लूं और इसको v ले लूं, क्योंकि मुझे इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए u का भी डिफरेंशिएशन चाहिए और v का भी चाहिए। तो अगर मैं u डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये वाला आएगा। तो अब देखिए क्या होगा इसमें, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ax प्लस बी अपॉन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ax प्लस बी। तो मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन को देखते ही आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन याद आ चुका होगा। थर्ड नंबर एग्जैक्टली हम थर्ड नंबर का रिपीटेशन फॉर्म कर रहे हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन बोल सकते हैं आप थर्ड नंबर का, लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट है जो कि थर्ड नंबर का फुल क्वेश्चन है पूरा ये। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, फिर से ax प्लस बी, और यहां पर आप जानते हैं कि फाइनली मुझे u डैश का मतलब होता है du अपॉन dx, तो ये चीज हमने निकाल लिया। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसका फाइनल रिजल्ट, इसका लिखेंगे cos, और चूंकि ax प्लस बी के रिस्पेक्ट में किया है और इस पूरे में b कांस्टेंट है तो ये 0 देगा। और ax में फिर से बता रहा हूं कि जब भी कोई फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट आता है तो उस कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, केवल उस फंक्शन का जो वेरिएबल फॉर्म में होता है उस वेरिएबल का आप क्या करें, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर हमने आपको बता दिया, इनटू क्या होगा, इनटू हो जाएगा ये 0 अब प्लस a, तो a यहां लिख लीजिए, लेकिन यहां कंफ्यूजन होगा आपको कि a इसके साथ है कि कहां है। तो हम पूरा का पूरा एक ही बार में ये कंप्लीट स्टेप्स आपका लिख दिए। अब एक बार मैं v डैश भी कर लेता हूं, जैसा हमने u डैश करा वैसे v डैश भी कर लेते हैं। तो cos ax प्लस cos में क्या है हमारा, एक बार देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी u डैश के बाद v डैश कर लेते हैं। v डैश के अंदर हमारे पास क्या है, cos cx प्लस d, और हम फिर से वही रूल फॉलो करेंगे, चेन रूल अप्लाई कर दिया और cx प्लस d लगाया और इसमें फाइनली x के रिस्पेक्ट में किया। और cos x का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस साइन, और चूंकि यहां पर एंगल के जगह पर cx प्लस d है, फिर से वही रूल जो हमने यहां लगाया था, इस पूरे का डिफरेंशिएशन c होगा और हम माइनस थोड़ा सा शिफ्ट करके c लगा दिया पीछे। इसको करने से फायदा क्या हुआ, अब मैं इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा, जहां जहां u डैश और v डैश लगेगा उस जगह पर हम ये दोनों यूज कर लेंगे और हमारा काम वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। सो चलिए हम वैसे एरो डालते हैं और यहां लिखते हैं dy बाई dx। यहां तक सब समझ रहे हैं, जब dy बाई dx लगाया तो आप समझते हैं इस बात को कि हम लोग पूरा एक बार कंप्लीट लिखेंगे, साइन ax प्लस b का ऐसे ब्रैकेट डालकर हमने इसको ऐसे डेरिवेटिव लिख दिया, और दूसरा वाला एज इट इज माइनस लिखकर ये एज इट इज अगला वाला का डिफरेंशिएशन, और नीचे क्या होगा, देखिए v का स्क्वायर है तो ये cos, हम यहीं पर डायरेक्ट v का स्क्वायर लिख देते। चेंजेस ना तो ये होना है ना ये होना है, ये भी कुछ नहीं होना है, केवल इन दोनों के बदले हम ऊपर से जो हमने लिख रखा है ये लिखेंगे। तो फाइनली क्या हो जाएगा इसका, देखिए ऊपर a cos ax प्लस b cos cx प्लस d माइनस, डायरेक्ट हम इसका क्या लिखेंगे, देखिए माइनस c साइन c प्लस d, तो माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा, c लिखेंगे और थोड़ा सा रीअरेंजिंग करते हुए चल रहे हैं हम लोग। तो ax प्लस b, ध्यान से देखिएगा, और यहां क्या होगा, इसको लिख दिया और यहां से फिर से साइन आ गया, साइन cx प्लस d, और आपको जानते हैं इसमें पूरे में किसका हो जाएगा ये नीचे, उम्मीद करता हूं कि आंसर भी यही होगा, cx प्लस d, क्योंकि इसमें ना तो कुछ कॉमन आ रहा है, ना कोई फॉर्मूला बन रहा है, ना कुछ। हाँ, अगर a और c नहीं होता
तो एक चांसेस बनता था कि cos दिस साइन दिस, तो एक फॉर्मूला बनता, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर सही है हमारा। एक बार देख ले क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू क्या है, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू दी पावर 5, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें इस बार पहली बार हमने देखा है कि पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, u अपॉन v वाला फॉर्मूला लग रहा था। अब अगले वाले में क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए u v का होल डैश इज इक्वल टू u डैश v प्लस u v डैश, ये फॉर्मूला लगेगा। यहां तक क्लियर है पूरा, एक बार देख लीजिए। सो u v डैश इज इक्वल टू u डैश v प्लस u v डैश, ठीक है। यहां अब एक बार इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग, इसको पूरा u मानते हैं, इसको v मानते हैं, जिस तरीके से हमने पीछे वाले क्वेश्चंस किया था उसी तरीके से। क्योंकि अगर आप एक साथ करने लग जाएंगे तो आपका चेन रूल और दूसरा फंक्शन थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज में संभालने में दिक्कत आ सकता है। जो अभी स्टूडेंट्स बिगिनर्स हैं, जो पहली बार उन्होंने चेन रूल को फॉलो करना शुरू किया है, या फंक्शंस 11th क्लास, वैसे तो ये 11th क्लास से रिलेटेड है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अगर बिल्कुल ही बिगिनर्स हो या फिर आप सीख भी चुके हो, तो आपको मैं एक स्टेप बाय स्टेप अच्छे से प्रोसीजर करके दिखा देता हूं, ताकि आप कंफ्यूजन थोड़ा सा आपका कम हो क्वेश्चन में। तो अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, मेरा जो इसमें जो जरूरत है स्टेप्स हैं, वो उस स्टेप्स को हम लोग जरूर से करेंगे अलग से सेपरेट होके। तो चलो u इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं cos x क्यूब। देखिए पहले बात समझना है, x के ऊपर क्यूब है, अगर ये cos का ऐसे cos x का होल क्यूब होता फिर बात अलग हो जाता, फिर बिल्कुल ही अलग हो जाता, ये एंगल के साथ है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा, ध्यान से समझिएगा, तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, x क्यूब के रिस्पेक्ट में, और वही फिर चेन रूल अप्लाई होगा x क्यूब का x के रिस्पेक्ट में। और मैं इस पूरे को पहले लिखूंगा क्योंकि एंगल के सामने लिखने से कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये होता है x रेज टू दी पावर n। कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, x रेज टू दी पावर n, लेकिन यह भी जरूरी है कि उसका जो बेस में वेरिएबल है और ऊपर कांस्टेंट है, तो इसमें यह फंक्शन अप्लाई होगा, यह फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 है तो 3 पीछे आ जाएगा, और x रेज टू दी पावर 3 माइनस 1 तो 2। तो हम सीधे लिख देते हैं 3x स्क्वायर और cos x क्यूब। तो अब x क्यूब न्यूट्रल हो गया, x क्यूब किसके तरीके से बिहेव कर रहा है, वो थीटा की तरह है। अब थीटा की तरह वर्क कर रहा है, तो हम सीधे क्या लिखेंगे, cos थीटा का डिफरेंशिएशन, तो होता माइनस साइन, और थीटा हमारा क्या है, x क्यूब। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, v डैश, तो ये हो गया d। अब यहां पर देखिए स्क्वायर भी है और एंगल का भी 5 है, तो हम दोनों को अलग अलग तरीके से हैंडल करेंगे। कैसे, ये देखिए। और ये जो स्क्वायर था ना, इसको मैं होल स्क्वायर कर लेता हूं। चूंकि ये होल स्क्वायर है, इसलिए ये जरूरी है कि जब भी किसी फंक्शन के ऊपर में कांस्टेंट पावर हो, तो इसके रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन होगा लाइक दिस। तो हम अभी बिना कुछ सोचे नीचे साइन x रेज टू दी पावर 5 लिख दिया, और चूंकि अब ये फॉर्मूला कौन सा वर्क करेंगे, ये वाला x रेज टू दी पावर n वाला। फिर यहां d, अब इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि टारगेट ये मेरा नहीं था, तो फाइनली हम अपने टारगेट पर चल रहे हैं, और साइन के साथ अब एंगल है यहां 5, तो हम x रेज टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे, और अब जाके आखिरी स्टेप में जो हमारा होगा वो x रेज टू दी पावर 5 अपॉन dx। तो देखिए कंप्लीट 3 स्टेप आ गया इसमें, ऊपर वाले में 2 स्टेप था। अब मैं यही काम करने वाला हूं, जो एंगल का हमारा डिफरेंशिएशन है वो सबसे पहले लिखूंगा। तो यहां देखिए क्या लिखूंगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 5x रेज टू दी पावर 4। उम्मीद करता हूं आप इसको लिख लीजिए या इसको लिख लीजिए, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये x रेज टू दी पावर n है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं जरा सा भी 1% आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो प्लीज जब भी मैं क्वेश्चंस कराता रहता हूं तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें।
बिल्कुल इधर उधर बिल्कुल ध्यान न दें, और एक एक स्टेप जहां जहां भी आपको दिक्कत आएगी, मैं उम्मीद करता हूं कि उसको मैं पहले से ही एक्सप्लेनेशन करके आपको वो कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा। अब ये देखिए पावर 2 है, दिमाग में आया कि कोई वेरिएबल है, कोई फंक्शन है, उसके पावर 2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 पूरा का पूरा ये, अब पावर में 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, तो फाइनली इसको क्या लिखूंगा, 2 साइन, और ये पूरा x रेज टू दी पावर 5। अब ये एग्जैक्ट जो साइन का फॉर्मूला लगता है वो है, क्योंकि जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में है, तो यहां लिखूंगा cos x रेज टू दी पावर 5। अब चाहो तो ये 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके हम अगले स्टेप में लिख लेंगे, जब मैं यूज करने लगूंगा तो उसको 5 2 10 x रेज टू दी पावर 4 लिखूंगा। अब चलिए हम यहां से एरो डालते हैं और यहां से dy बाई dx लिखते हैं, तो क्या होगा आप बताइए, dy बाई dx। अब मैं उम्मीद करता हूं कि मैं फॉर्मूला ना लिखूं, डायरेक्ट इसको लिख दूं, या चलिए एक बार लिख देते हैं, cos x क्यूब का डेरिवेटिव साइन स्क्वायर एज इट इज, ये एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव। अब मुझे यह बात पता है कि इस पूरे का डेरिवेटिव ऐसे निकलेगा, ठीक है, एक बार देख लीजिए। अब मुझे यह बात पता है कि इसका डिफरेंशिएशन तो हमने निकाल रखा है पहले से ही, ये हमारा u डैश की तरह काम कर रहा है, देख लीजिए u इंटू वी था, u इंटू वी का होल डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज प्लस पहला एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो अब पहले का डिफरेंशिएशन हम यहां से अच्छे से निकाल चुके हैं, तो बिना किसी कंफ्यूजन का हम ये पूरा का पूरा वैल्यू डाल देंगे। ये करने से मेरे लिए एक चीज हो गया कि हमारा कंसंट्रेशन बिल्कुल ही अच्छा हो गया, और हम अब क्वेश्चन में गलतियां कम करेंगे। इसके अंदर देखिए माइनस कहीं नहीं है दूर दूर तक, तो ये साइन चेंज होना नहीं बनता, तो हम लोग इसको डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो हमारा वेरिएबल ये वाला x और ये वाला है, इसको हम पहले लिख लेते हैं, तो कितना होगा 5 2 10 x रेज टू दी पावर 4, और इकट्ठे सबको लिख देते हैं cos x क्यूब, ध्यान से समझिएगा, और इनटू यहां से साइन x रेज टू दी 5 इंटू कॉस एक्स रेज टू दी 5। अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि कोई भी फंक्शन एक दूसरे से कोई भी, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर नहीं दिखा रहा है या कोई सिमिलर फंक्शन नहीं दिखा रहा है इसमें, तो इसलिए कॉमन इसमें आने के चांसेस कुछ भी नहीं है। हाँ बहुत कर सकते हैं आप, तो एक्स रेज टू दी पावर 4 को आप कॉमन ला सकते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसको यहीं तक छोड़ दीजिए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए साइन एक्स क्यूब है, अब इधर साइन कहीं पर भी नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स बाय 5 है, इधर साइन एक्स बाय 5 है, लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर 5 एक्स स्क्वायर 5 है। तो उम्मीद करता हूं कि जो छोटे छोटे एक दो कहीं कुछ है तो उसको आप कॉमन ले सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है पूरा। अब इसमें आप बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं आप कि बहुत सारे ऐसे हम लोग क्वेश्चंस देख चुके हैं अभी पीछे, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर चेन रूल लगता है। चेन रूल का एक ये भी हमारा बहुत बेस्ट एग्जांपल है कि अगर मैं इसको dy बाय dx करूं तो देखिए ये हमारा कांस्टेंट है। हाँ एक बात और बता दो, तो अगर आपने 2 को भी अगर एज अ फंक्शन यूज किया है तभी आपके आंसर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, आपका 1-2 स्टेप आगे बढ़ जाएगा, आपको ज्यादा लिखना पड़ सकता है, आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ जाएगा प्रोडक्ट रूल का। लेकिन अगर एक ही कोई कांस्टेंट है और उसके बाद आपका इसमें कोई फंक्शन है वेरिएबल के साथ, तो हम इसको क्या करते हैं, हमेशा बाहर रखते हैं। तो इसको बाहर रखने से यह हो गया कि हमारा यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाना नहीं पड़ा, केवल मुझे चेन रूल से काम चल जाएगा। तो यहां देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर पावर कितना 1/2। और आप जानते हैं कि कोई भी फंक्शन के ऊपर अगर पावर हो तो हम इसको किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, जो हमारा बेस होता है, ठीक है। और जब मैं इस बेस को फिर से क्रॉस करूंगा कॉट एक्स स्क्वायर, इसको किसके रिस्पेक्ट में करूंगा आप बताएं,
कॉट के साथ एंगल जो भी होगा उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब यहां पर देखिए, जो हमारा पहला स्टेप होगा, जो हमारा अभी स्टेप आने वाला है, उस स्टेप के साथ ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमारे एनसीईआरटी के अंदर जो पीछे हमारा आंसर्स दे रखा है उसमें थोड़ा सा वर्कआउट करके दे रखा है, तो हम दोनों चीज बता देते हैं, आपको कहां रुकना है वो भी बता दूंगा। और अगर आपने पीछे बैक जो हमारा आंसर्स हैं, अगर उस आंसर्स के साथ मिलाना चाहते हैं तो उसके लिए एक दो स्टेप और आगे करना पड़ेगा। तो चलते हैं अभी आगे। इसको क्या देखेंगे हम लोग? देखिए, बिल्कुल ही हम एक ही बार में ट्राई करते हैं कि इसका फाइनल स्टेप निकल जाए। ये हाफ है, तो पावर हाफ का हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला देख चुके हैं, नीचे 2 और अंडर रूट इस कॉट का डायरेक्ट कॉट एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, इनटू कॉट एक्स स्क्वायर। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन में? कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और एक्स के जगह पे तो हम लोग यहां लिखते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इनटू, अब चूंकि ये फॉर्मूला यहां लग रहा है तो हम ऐसे ब्रैकेट में उसको बंद कर दें ताकि यहां अगर 2x लिखे तो वह इसके साथ मैच ना हो, तो सीधे हमने 2x लिख दिया। देखिए, अगर मैं चाहूं तो मैं बोल सकता हूं इसको काट दीजिए आप, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो 2x माइनस के साथ आ जाएगा। तो यहां पर लिख ले -2x, और यहां पर कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया हमारा? अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। देखिए, फाइनली हमारा आंसर यही है। तो अगर आप फ्लो में करते हैं तो यही आंसर है, लेकिन चूंकि ये एनसीईआरटी का हमने एक्सरसाइज इसको कराना है, और एक्सरसाइज के साथ ही आपको आंसर्स को भी मिलाना है, तो इसीलिए इसमें 2 स्टेप और आगे आपको लिखना होगा। तो एक स्टेप तो ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन चूंकि कुछ ना कुछ हम लोग जब इसको रीअरेंज करेंगे तो कुछ एक नया फॉर्मेट में आ जाता है, तो हम उसी फॉर्मेट को चेक कर रहे हैं क्या क्या होगा। ये देखिए, इसको -2x लिखने रहने दीजिए, ये अंडर रूट है ना, तो इसको लिख देते हैं क्या? ये देखिए, अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, कॉट एक्स स्क्वायर है तो अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर, और ऊपर में नीचे हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है पूरा? अब देखिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो इसको मैं नीचे लिखूंगा, 2 बार लिखूंगा, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अब यहां से अगर ये काट दूंगा तो ये अंडर रूट क्या आ जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, अगर इसके अंदर दोनों को एक जगह अंडर रूट में ले आऊं और अंडर में 2 डाल दूं तो ये हमारा एक फॉर्मूला दे देता है। कैसे? ये देखिए, अगर मैंने अंडर रूट के अंदर 2 डालू तो ऊपर भी अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक, अब ऊपर से अब कंप्लीट हो गया, ऊपर मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं नीचे क्या लिख रहा हूं एक बार गौर से देखिएगा, ये पूरा का पूरा आ गया अंडर रूट ट्वाइस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, और ये जो साइन एक्स स्क्वायर है वो अब चाहो तो ऊपर ले जाओ या फिर नीचे भी रहने दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग लिख देते हैं साइन एक्स स्क्वायर। अब ये साइन एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना, अगर मैं ऊपर रख दूं तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर, और ऊपर हमारे लिए एक्स एक ये है वो हम डाल दिए, तो हमारे लिए फाइनल आंसर क्या दिख रहा है? यही हमारा फाइनल आंसर है, 2 अंडर रूट 2x अपॉन, ये एक फॉर्मूला बन गया। एक्स स्क्वायर से कंफ्यूज मत होना, वो थीटा है, तो क्या होगा इसके पीछे ट्वाइस लग जाएगा, तो अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हो सकता है कि आपके एनसीईआरटी के अंदर यही आंसर हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स। ये क्वेश्चन बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पीछे इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लिया था। तो अगर मैं यहां से dy बाई डी एक्स निकालूं तो क्या देगा, एक बार चेक करिए। डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, सिंपल हम लोग चेन रूल लगाएंगे इसमें भी, और ये मुझे लगता है कि आप लोग भी बहुत ही कंफर्टेबली कर पाएंगे इसको। और जैसे हमने देखा कि एंगल अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स के रिस्पेक्ट में किया,
फिर से ये अंडर रूट एक्स कहां चला जाएगा, ऊपर, और ये कहां चला गया, इसके रिस्पेक्ट में। अब देखिए जैसे भी आपको दिखा, बार बार मैं यही बात बता रहा था कि जब भी अंडर रूट एक्स आपको कहीं पर भी दिखे तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा ये याद रखिएगा कि 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, और ये नॉर्मली कितना हो जाएगा, तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और ये पूरा 2 अंडर रूट एक्स हम इसके नीचे ले आएंगे। तो फाइनली हमारा यही आंसर हो गया। तो ये बेहद ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखा कि प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 कॉमा x बिलोंग्स टू r, जहां पर r हमारा रियल नंबर बता रहा है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। अब ये देखिए अभी तक जो हमने पीछे जितने भी क्वेश्चन देखे थे उस सभी क्वेश्चंस में केवल मुझे ये बताना था कि डिफरेंशिएशन करके उसका आंसर क्या होगा। यहां पर इस क्वेश्चन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन पीछे वाले जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े थे उससे बिल्कुल ही अलग है। यहां पर इन्होंने सिंपली ये पूछा है क्वेश्चन के साथ कि आप बताएं कि इसके अंदर, ये याद रखिएगा क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। इसका मतलब केवल आपको चेक आउट करना है कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताएंगे। पहले उन दोनों पॉइंट्स के बारे में हम अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, फिर इन दोनों पॉइंट्स को स्टडी करने के बाद फिर हम लोग फाइनल एक लॉजिक पर पहुंचेंगे और फिर उस लॉजिक को लगाकर हम इस चीज को डिस्कस कर पाएंगे कि ये हमारा है कि नहीं है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं, तो इसको हम लोग रिमेंबर में लिखते हैं। रिमेंबर, पहला चीज हम देखेंगे इसमें कि इफ अ फंक्शन is continuous, then it may or may not be differentiable। पहले इसको अच्छे से समझना है क्या लिखा मैंने। देखिए यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन एक दूसरा पॉइंट और है। दूसरा पॉइंट यह है कि इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, if a function is not continuous, then it never be derivable। That means हम पूरा इन दोनों रिमेंबरिंग पॉइंट को हम आपको इकट्ठा एक बिल्कुल अच्छे से बता दे रहे हैं कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि कोई फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूअस नहीं है तो वो किसी भी हालत में क्या डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसको ऐसे लिखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। और यहां पर क्या लिखेंगे, अगर ये एक्स इज लेस देन 1 है, ठीक, एक्स इज लेस देन 1 है, तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस एक्स माइनस 1। अब कहेगा ऐसा क्यों, पहले इसको अच्छे से समझिएगा। जब भी कोई मॉडुलस फंक्शन होता है, तो वो मॉडुलस फंक्शन जब भी मॉडुलस के अंदर वो टर्म पूरा नेगेटिव दे तो मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव दे देता है। और यही चीज हमने लिखा है कि यदि आप 1 से कम लेते हैं, अब डालिए कोई भी चीज, 0.8, 0.9 कुछ भी डालिए आप, तो कोई भी अगर वैल्यू डालिएगा जो 1 से कम हो तो ये हमेशा जो पूरा आंसर आएगा वो पूरा रिजल्ट निगेटिव में होगा। और इसीलिए अंदर चूंकि वो निगेटिव दे रहा है, इसलिए जब मॉड खुलता है तो हमने निगेटिव लिख दिया। जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स। इसको अच्छे से लिख देंगे, इफ एक्स इज लेस देन 1, कॉमा डाल के। और यदि इफ एक्स इज इक्वल टू 1 होगा तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एक्स के जगह पे 1 डाल देंगे तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
और यदि वो x 1 से क्या होगा, मोर होगा, तो ये मोर के केस में हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें कोई भी अगर आप वैल्यू डाले जो 1 से अधिक हो तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा, इसीलिए इसका साइन कभी चेंज होगा नहीं, वो वैसे की वैसे ही रहेगा। अब देखिए ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, क्योंकि मुझे ये बात पहले से पता है, जब भी हम पिछले वाले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, तो उस पिछले वाले एक्सरसाइज में और वो पिछले वाले एक्सरसाइज का अभी वीडियो आना बाकी है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे ये भी सजेस्ट कराया है, कुछ फोन कॉल्स किए हैं, बहुत सारे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाले थे कि सर आप कंटिन्यूटी जो एक्सरसाइज है पहला, उसका थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ आप पूरा कंप्लीट एक वीडियो आप मुझे दें, तो हम उस वीडियो को भी बहुत जल्दी से जल्दी में लाने वाले हैं। सो उसके अंदर हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी केवल आपको इतना ही समझना है कि जो मॉडुलस फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, बस केवल यही चीज ध्यान रखना है आपको। सो यहां पर ये मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस है, कैसे आप डाल के देख लीजिए। अगर आप मॉडुलस फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दैट पॉइंट तीनों जगह पर ये 0 0 0 देता है, तो ये कंटिन्यूअस है। लेकिन जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है फिर हम उसको डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो बस यही हमारा एक नया थ्योरेटिकल पार्ट का, ठीक है ना, कंसेप्ट बचा है। हम उस क्वेश्चन के साथ साथ वो कंसेप्ट दे देते हैं आपको। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं यहां पर, ये देखिए, हमको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि fx इज डेरिवेबल, ठीक है ना, या डिफरेंशिएबल लिख दीजिए। fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 पर पूछ रहा है ये। इफ LHD इज इक्वल टू RHD, ये चीज आपको अच्छे से समझना चाहिए। ये क्या चीज है, अब मैं इसी के बारे में अभी आपको अच्छे से समझाता हूं ये क्या है। मैं LHD और RHD के लिए हम दो एक बीच में लाइन खींच दिए, ठीक। अब यहां लिखते हैं, देखिए LHD, LHD में हमने यहां एक फॉर्मूला लिखा, और ये फॉर्मूला वेरी कॉमन फॉर्मूला है। आप इसको देखेंगे तो आपको एक बार में ही पूरा दिमाग में बैठ जाएगा ये, कि जैसे लिमिट है हमने ऐसा डाला h टेंस टू 0, ठीक, और यहां पर हमने क्या लिखा, f1 माइनस h माइनस f1। अब कहिएगा 1 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 1 पर ये सारा कंडीशंस पता है और चेक भी करना है 1 पर, और नीचे लिखते हैं 1 माइनस h माइनस 1। अब इसके आगे क्या करेंगे, देखिए ये जो फंक्शन है 1 माइनस h है, इसका मतलब ये लेस देन को बता रहा है कि 1 से कम है, तो 1 से कम में कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, 1 माइनस x। तो देखिए हमने ये लिमिट लगाया h टेंस टू 0, और इस पूरे के जगह पर ऐसे लिखेंगे 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस h, 1 तो 1 ही है, x के जगह पर ये डाल दिया, और f1 मतलब एग्जैक्ट 1 पर क्या देगा वैल्यू, 0। यहां पर देखिए ये 1 इससे कट जाएगा तो नीचे आ गया माइनस h। अब इसके जगह पर अब देखिए फिर से दोबारा लिख रहा हूं मैं, लिमिट h टेंस टू 0 यहां पर, और इसको क्या लिखेंगे, h अपॉन माइनस h। तो अब देखिए ये h कट गया, तो यहां से पूरा क्या दे रहा है आंसर, -1। तो एक बार देखिए कितना सिंपल फॉर्मूला था, और हमको उसको किस तरीके से उस वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। आगे आ जाइए, अगर मुझे यहां पर बोले कि LHD तो आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और RHD कैसे देगा, ये देखिए फिर से वही फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0, आगे लिखते हैं, चूंकि ये RHD है तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस h माइनस f1। देखिए कितना सिंपल, एकदम बिल्कुल फ्लोलेस। तो इसके आगे मैं फटाफट लिख दूं, 1 प्लस h कहां आएगा, इसमें आएगा, तो x के जगह पर 1 प्लस h आएगा, तो साथ में हम लोग लिमिट भी डाल दें, h टेंस टू 0, और आगे क्या लिखेंगे, यहां डालिए 1 प्लस h माइनस 1 और माइनस 0। कहिएगा 0 क्यों, क्योंकि f1 पर 0 दे रहा है, और नीचे 1 प्लस h माइनस 1। क्यों, ये दोनों के दोनों वैल्यू, ये दोनों देख रहे हैं ऐसे लिखा है, तो मन करे तो यहां से भी आप काट दीजिए, तो सीधे आप इसके बदले
h लिख दीजिए ताकि स्टेप आपका कम हो जाएगा। ये कट गया यहां से। तो अब देखिए क्या आ गया फाइनली, h टेंस टू 0 और h अपॉन h, तो ये कट गया तो आंसर 1 आया। आपने सर ये नोटिस कर लिया होगा कि यहां पर LHD डज नॉट इक्वल टू RHD हो रहा है। तो अगर LHD डज नॉट इक्वल टू RHD है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट किस पर, एट x इज इक्वल टू 1। तो यही चीज हमको प्रूफ करना था, तो हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x लिखा है, जो x 0 से अधिक और 3 से कम है, उस स्क्वायर ब्रैकेट वाले x को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। और पूछ रहा है आपको कि बताएं कि ये x इज इक्वल टू 1 और 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जितने भी इंटीग्रल पॉइंट होता है, उस इंटीग्रल पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस होता है। क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझ में आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने सभी इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो हमने जो 2 पॉइंट्स रिमेंबर में बताया था, उसके अंदर एक पॉइंट हमने बहुत स्पेशल क्लियर कट लिखा था कि यदि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं हो डिस्क्राइब्ड पॉइंट पर, हमने उसमें पॉइंट नहीं मेंशन किया था, इन जनरल स्टेटमेंट दिया था। अब मैं वही बात बोल रहा हूं कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो किसी भी हालत में डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको प्रूफ कराना है। तो आपको इसका आंसर 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो आप इसका कंटिन्यूटी वेरीफाई कर लीजिए बारी बारी से एट x इज इक्वल टू 1 और 2 पर, और आप ये दिखा दीजिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इसीलिए वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक, वो बात मैं जानता हूं, लेकिन चूंकि उन्होंने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए बोला है, तो हम डायरेक्ट उस जगह पर पहुंच जाते हैं डायरेक्ट। फिर भी यहां पर लिख देते हैं कि सिंस, देखिए, सिंस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is discontinuous at every integral point, in every integral point, ठीक। so this function never derivable at every integral point or at any integral point। बट फिर भी ऑल दो ये चीज को आप बॉक्स में बंद करके रख दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन का जो हमारा मीन है, जो भी मीनिंग है, उसको हम लोग डायरेक्ट फोकस करते हैं। हम लोग ऐसे करते हैं, एक तो ये पॉइंट हो गया पहला। आप दूसरा कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको, बात समझ में आ रहा है? इट्स नॉट कंटिन्यूअस, तो आगे लिख सकते हो क्या, इसी में भी लिख सकते हो कि ये एवरी इंटीग्रल पॉइंट, ठीक है, देयरफॉर ऐसे लिख सकते हो आप, therefore it never be derivable, है ना? ठीक है, यहां तक नेवर बी डेरिवेबल, ये चीज आप मेंशन कर लो। लेकिन साथ साथ मुझे अगर ये कभी टीचर के लिए ये सेटिस्फैक्टरी आंसर ना लगे कि नहीं आपने काम चोरी किया है, या फिर इतना कम लिखने से आपको मार्क्स कैसे दे दूं, या फिर वो सही प्रोसीजर नहीं है, ये तो फिर पूरा फैक्चुअल बेस्ड हो गया। आप लिख के दिखाओ, आप बता के दिखाओ कि ये डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है। तो चलिए अब हम दूसरा पॉइंट पर हम अटैक कर रहे हैं। क्या किस पर लिखते हैं कि फंक्शन क्या चेक करेंगे हम लोग, फंक्शन या इसमें ऐसे लिखेंगे कि fx is differentiable if, या किस पर, एट दोनों पर ले लेते हैं, एट 1, और अभी हम 2 की बात नहीं करते, सिंपली हम एक बार 1 पर ले लेते हैं, क्योंकि मुझे बारी बारी से दोनों अलग अलग पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो एक हमने ले लिया x इज इक्वल टू 1, तो क्या लिखा, fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 if लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। अब साथ में एक और चीज हम आपको सप्लीमेंट्री इसका कंसेप्ट दे रहे हैं। क्या है ये देखिए, बस केवल आपको 3 चीज याद रखना है। अगर कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो और ये अगर नॉर्मल सी पर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना हो तो इसका वैल्यू ओपन सी होगा। इसमें से अगर आप कोई भी स्मॉलर से स्मॉलर अगर कोई भी अगर संख्या आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक वैल्यू कम हो जाता है। दैट मीन्स अगर 4 में से अगर आप कुछ भी घटा देते हैं 0.001 0.002 तो जो 4 माइनस 001 होगा उसका जो पूरा पूरा आंसर होगा वो कंप्लीटली 3 हो जाएगा। तो 4 में से एक घटाने के बाद 3 हुआ है, तो मैं C में से एक घटा के आपको यह दिखा दिया कि अगर यहां पर कोई संख्या होगा तो उसमें से हम एक कम करके इसका रिजल्ट लिख देंगे। लेकिन अगर कोई चीज जोड़ दिया तो वो सिंपली C ही रहेगा। तो देखिए आपने एक चीज नोटिस किया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर इस तरीके से कोई अगर क्राइटेरिया आए तो हम इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। ठीक, अब मैं इसी के नीचे किसकी बात करूंगा, 1 की। तो अगर कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 आ जाए तो सिंपली 1 आंसर होगा, और अगर 1 माइनस एच होगा तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, और 1 प्लस एच होगा तो सिंपली 1 होगा। यहां तक बात क्लियर है। अब ये तीनों कंडीशन को हम लोग यहां डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आप जानते हैं अभी पीछे 9th नंबर क्वेश्चन किया था, बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज हम लिखने जा रहे हैं। वहां पर 1 की बात करा था, अभी भी मैं 1 की बात करूंगा। चूंकि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इसलिए माइनस f1 और नीचे क्या 1 माइनस एच माइनस 1। तो देखिए यहां पर हम एक लाइन खींच देते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। यहां पर लाइन खींच देते हैं और इसको मैं ट्राई करता हूं यहां लिखने का। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां क्या है एक बार देखिए अच्छे से, ये वाला पूरा का पूरा वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आ जाएगा, और -1 और अपॉन, देखिए यहां से ये कट गया तो -h। अब आप ही बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इन दोनों का वैल्यू नीचे से मुझे पता है, तो क्या लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा 1 माइनस एच तो 0 -1 अपॉन -h, और यहां क्या लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h, और आपको पता है लिमिटिंग वैल्यू है तो ये नॉट डिफाइंड देगा। चलिए तुरंत हम लोग RHD पर आ जाएं। RHD में भी वही चीज लिखेंगे, फॉर्मूला सेम, लेकिन केवल बदलेगा क्या, फंक्शन 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1। तो ये -1 कट गया। अब 1 प्लस एच अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालते हैं तो चलिए यहां पर हम एक बार अच्छे से h टेंड्स टू 0 अब डाल दीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस एच माइनस f1, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में होगा, नीचे h। अब बताइए क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच को हम क्या लिखते हैं 1 माइनस 1 अपॉन h। तो ये तो बहुत ही इजीली 0 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 0 अपॉन h, तो पहले तो डिवाइड करके 0 बनाएंगे इसलिए आंसर 0। अब मैं इन दोनों को ऐसे लिखता हूं, हियर LHD डज नॉट इक्वल टू RHD। देखिए डज नॉट इक्वल टू RHD, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल कहां पर, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। हम सिमिलरली एट x इज इक्वल टू 2 पर प्रूफ कर सकते हैं। यहां पर 2 रखेंगे, 2 माइनस एच तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1, और 2 प्लस एच तो 2 ही रहेगा, तो एक 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। उसी का वैल्यू हम आगे डालते जाएंगे, हमारा 2 पर ये वैल्यू एग्जैक्टली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिसको भारी भी लगे वो केवल उस चीज को फॉलो कर ले तो आपका आंसर आ जाएगा।
तो गेटिंग माय पॉइंट। तो जिस तरीके से हमने 1 किया उसी तरीके से हम 2 भी कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो अभी तक जो भी हमने कंसेप्ट बताया, उम्मीद करता हूं कि आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये वीडियो जरूर से देखा होगा। और इसमें अगर किसी भी जगह पर अगर कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से कमेंट, अपने पॉजिटिव कमेंट्स डालें, अपने सजेशंस भी साथ साथ डालें कि आगे कौन से वीडियो आपके चाहिए। हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे बार बार कमेंट बॉक्स में ये डाल रहे हैं या फिर डायरेक्ट फोन कॉल्स कर रहे हैं या डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं कि सर आप कंपटीशन का जो वीडियो है वो आप कब से डालेंगे। तो मैं उन सब को भी ये मैसेज देना चाहता हूं कि प्लीज आप वेट करें। हम बहुत सिस्टमेटिक ढंग से सारे कोर्सेज का वीडियो 1 बाय 1 लाने जा रहे हैं। हम एसएससी का जो भी हमारा 1 डे एग्जाम्स हैं, बैंक पीओ, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, जितने भी इंडिया में 1 डे एग्जाम्स वाले पेपर होते हैं सबके वीडियो हम 1 to 1 करके लाएंगे। ट्रिकी अप्रोच वाले वीडियोस हमारे सारे के सारे शूट हो रहे हैं तो वो भी हम लाएंगे। प्लीज आपसे एक सबसे आखिरी में एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड व्यूअर्स हैं, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसका फायदा सबसे पहले आप उठाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।